आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए आज तक के लगभग सभी वैरायटी के क्वेश्चन। 22-24 साल में जितना भी आर्टिकल से क्वेश्चन बनाया गया है वो सारा का सारा कवर करेंगे। आर्टिकल के थ्योरी के पोर्शन में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसकी जो रेलेवेंसी है वो रेलेवेंसी कितनी सही है या फिर सही नहीं है। डिसीजन तभी आता है जब आप 22-24 साल में एग्जामिनेशन में जिस भी तरीके का क्वेश्चन बनाया है अगर उसको कवर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो टीचर है जो डेटा आपको दे रहा है जो आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन अप टू द मार्क है या नहीं है। सो चलो वन बाय वन पूरे के पूरे आर्टिकल के क्वेश्चन कवर करते हैं और थ्योरी पोर्शन में हमने जो कवर किया है उसका देखते हैं कि क्या इन क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। मैं इनडायरेक्ट रिलेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एसएससी सेक्शन ऑफिसर से लिया गया 2003 के एग्जामिनेशन से। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। अगर आपको याद होगा जब मैं आर्टिकल द पढ़ा रहा था, जब उसकी डेफिनेशन की बात हो रही थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको जब नाउन देखने को मिले और जैसे यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी के बाद जो है लिखा हुआ विच आई एम ड्रिंकिंग। अब जैसे मैं विच आई एम ड्रिंकिंग लिखूंगा तो जो विच लिया हुआ ये क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, ये अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। मतलब ये आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन है। और ये पूरा किस तरीके से काम करता है, क्योंकि नाउन के लिए आया है तो ये एग्जेक्टिव फ्रेज होगा और इसी को आप मॉडिफायर बोल सकते हो और इसी को आप दूसरे शब्दों में डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो, या कुछ टीचर इसको रेफरेंस पॉइंट के नाम से पढ़ाएंगे कि रेफरेंस दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ। तो टी का यहाँ पे रेफरेंस दिया है मॉडिफायर के माध्यम से, रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से। तो मतलब ये जो टी है ये साधारण टी नहीं है। ऐसे तो कोई भी चाय आप पी सकते हो, लेकिन बात सेंटेंस में क्या बोली जा रही है, टी विच आई एम ड्रिंकिंग, चाय। मान लो कई सारे चाय के कप्स रखे हुए हैं लेकिन वो वाला चाय गर्म है जो मैं पी रहा हूं, तो इस वजह से इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन अगर दिया हुआ हो तो ऐसे नाउन को आपको डेफिनेट करना पड़ता है और इसके लिए आपको जरूरत होती है आर्टिकल द की। तो द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, अब जाके सेंटेंस हुआ करेक्ट। इसके बाद दूसरा है आई नो ए डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। अब इस सेंटेंस में जरा ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कोई क्लू दिया हुआ है जहां पे आपको चेक करना है कि भाई आर्टिकल ए एन या फिर द से रिलेटेड कोई इश्यूज है। तो जैसे मैं सेंटेंस पढ़ता हूं आई नो ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, यहां तक बात तो मेरे को बिल्कुल सही समझ में आती है। लेकिन जैसे मैं आगे का पार्ट पढ़ता हूं यू आर रेफरिंग टू, तो मुझे ये पूरा का पूरा ये एग्जेक्टिव फ्रेज दिखाई देता है। ये क्या दिखाई देता है, ये एग्जेक्टिव फ्रेज दिखाई देता है। जो इन्फॉर्मेशन ये पास की गई है वो इन्फॉर्मेशन इस डॉक्टर के विषय में पास की गई है। मैं किसी जनरल डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं लिखूं आई नो ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, तो सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन यहां पे इस डॉक्टर को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आई नो ए डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, मैं उस डॉक्टर को जान रहा हूं जिसको तुम रेफर कर रहे हो। तो यहां पे आर्टिकल ए की जगह जो इस्तेमाल करना पड़ेगा डेफिनेट सेंस में, वो आर्टिकल द इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब सेंटेंस जाके करेक्ट हो पाएगा। इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सबको आपको चेक करना होता है कि इस तरीके का क्लू कैसे सेंटेंस में मेंशन है। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मलेरियल रिसर्चर। देखो ये लिखा है ना कि एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन लेकर आई है, एक ग्लिमर ऑफ होप, ग्लिम्स मतलब झलक होता है, ग्लिम्स मतलब झलक होता है। और जब ये ग्लिमर उसी से रिलेटेड है, एक झलक की बात हो रही है, ग्लिमर ऑफ होप एक फ्रेज भी होता है। और आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिनके साथ आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। मतलब सॉरी आर्टिकल द नहीं, आर्टिकल ए और एन का यूज केस में हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल ए या एन उसके वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से होता है, तो वो फिक्स फ्रेजेस याद रखना पड़ता है कि किसके साथ आता है किसके साथ नहीं आता है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट ए ग्लिमर ऑफ होप, एक ग्लिमर एक झलक लाया, किसकी झलक लाया, उम्मीद की। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जाओगे कि ऑफ होप के हिसाब से, तो यहाँ पे आप आर्टिकल द ऐड तो करोगे, स्पॉट द रेयर में पहचान जाओगे कि यहाँ पे आपको आर्टिकल चाहिए, लेकिन अगर आर्टिकल द लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है वो लेकर आई एक ग्लिमर ऑफ होप, एक उम्मीद की एक किरण। एक ग्लिमर ऑफ होप इस फ्रेज का मतलब होता है उम्मीद की एक किरण। आप इसे याद भी रख सकते हो। तो ये फ्रेज है क्या है, उम्मीद की किरण। और किसके लिए, फॉर द मलेरियल रिसर्चर, जो मलेरिया पर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए क्या
लेके आई, एक उम्मीद की किरण लेके आई। तो पूरा का पूरा फ्रेज आपको याद रखना पड़ेगा। एक ग्लिमर ऑफ होप एक फ्रेज होता है, जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो डायरेक्टली इसको, इस फ्रेज को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। ये एसएससी ऑडिट ऑफिसर में आया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। जैसे आप इसे देखते हो तो मेरे को लगता है ये आर्टिकल का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो जो आपका नाउन जो चैप्टर आपने पढ़ा है, नाउन के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल टाइप होती है। जो मिल्क होती है वो अनकाउंटेबल होती है और अनकाउंटेबल को काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें जो सीधे सीधे दिख रहा है सेंटेंस स्टार्ट करते हुए ही कि मिल्क जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। पांचवा है आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। अब देखो बात हो रही है आफ्टर नोइंग ट्रूथ, यहां तक तो बात समझ में आती है। दे टुक द राइट डिसीजन, उन्होंने डिसीजन लिया। अब लेकिन जैसे आगे ये देखते हो ना इन द मैटर, तो मैटर को आप मैटर यहां पे डिफाइन किया गया कि कोई स्पेसिफिक मैटर है। अब यहां पे जो ट्रूथ है वो इसी मैटर का है, जो सच्चाई आपकी इसी मैटर की है। तो मतलब सच्चाई कोई जनरल सच्चाई नहीं है, किसी मैटर की सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो किसी भी मैटर की सच्चाई हो सकती है, लेकिन सेंटेंस में एक क्लू दिया हुआ है कि हम किस सच्चाई की बात कर रहे हैं, हम इस सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो मैटर के पहले भी द लगाया गया है और ट्रुथ के पहले भी द लगाया गया है। अब इससे क्या होगा, मतलब द नहीं लगाएगा, यहाँ द आपको लगाना है। इससे क्या होगा, सेंटेंस जैसे आप इसके साथ आर्टिकल द लगाओगे, सेंटेंस की मीनिंग ऐसे हो जाएगी आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानना है। सच्चाई जानने के बाद दे टुक द राइट डिसीजन, उन्होंने सही डिसीजन लिया है इन द मैटर, मैटर में। मतलब अब ये फिक्स मैटर है और इसी मैटर की सच्चाई है, या जिस मैटर की ये सच्चाई है उसी मैटर का डिस्कशन है। तो दोनों चीज को फिक्स किया गया है, ये सच्चाई इस मैटर की है और सच्चाई का ही मैटर है। तो मैटर के पहले भी आर्टिकल द और ट्रुथ के पहले भी आर्टिकल द। तो ये जो केस है वो जनरल नहीं है, स्पेसिफिक केस है। इस मैटर के लिए ट्रुथ चाहिए, इस ट्रुथ के लिए मैटर चाहिए, तो दोनों के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है जज इन हिम। या आपको याद है रूल ही आपको पढ़ाया गया है कि जज इन हिम, फादर इन हिम, मदर इन हर। तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। ये तो आपको लेक्चर पढ़ाते वक्त वहीं पे ये सीधा सीधा सेंटेंस लिया गया था, तो आपको ये याद भी होगा। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, आई गो टू द टेम्पल। जैसे ही टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, चर्च आए तो तुरंत देखना कि ये जो द लिखा हुआ है, द का इस्तेमाल तो तभी करोगे ना जब टेम्पल को आप जाओगे। अब टेम्पल अगर पूजा करने ना जाओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी मैं समय पाता हूं तब मैं मंदिर चला जाता हूं। इसका मतलब यह है कि कोई बात नहीं स्पेशली अलग से कही गई है। इसका मतलब यह है कि मैं मंदिर, अगर जब भी समय मुझे मिलता है मैं मंदिर जाता हूं। क्या करने जाते हैं लोग, पूजा करने ही जाते हैं। तो यहां उनका जनरल सेंस है, जनरल सेंस में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम। देखो ये जो नाइट लिखा हुआ है ना, ये साधारण रात तो है नहीं, ये किसकी रात है, ये क्राइम की रात है। और अगर क्राइम की रात होती है तो बात ये होती है डेफिनेट, और डेफिनेट के सेंस में क्या लगाते हो, आर्टिकल द लगाते हो। अगर इसका हिंदी मीनिंग समझना चाहो तो पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हमसे पूछा हमारा मूवमेंट्स क्या था उस दिन पे जिस दिन क्राइम हुआ था। तो हम उस रात, मतलब पुलिस ने किसी जनरल रात की बात नहीं कर रहे कि हम संडे मंडे ट्यूसडे रात को क्या कर रहे थे। उन्होंने पूछा जिस रात को क्राइम हुआ था उस पर्टिकुलर रात को तुम कहां थे। तो ये वो जो रात है ना, ये जनरल रात नहीं है, ये जनरल नाइट नहीं है, ये फिक्स नाइट है, क्राइम वाली नाइट है। और फिक्स नाउन के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट। जैसे यहाँ पे क्राइम की रात थी वैसे ही ये हॉलोवीन नाइट है। अगर मैं बात करूं, रातें तो बहुत सारी रातें होती है, लेकिन अगर आप यूएस में देखोगे तो वहाँ पे हॉलोवीन नाइट एक तरीके का अलग स्पेशल डे होता है, उनका फेस्टिव नाइट होता है, जिसमें लोग अलग अलग तरीके का मास्क लगा के जाते हैं और डरावने डरावने मास्क लगाते हैं। अगर आपने पिक्चर देखा हो, जोकर देखा हो, और भी बहुत सारे, अगर बिग बैंग थ्योरी देखा हो उसमें बहुत जिक्र रहता है हॉलोवीन नाइट्स का। या यूएस की कोई भी मूवीज देखोगे तो जब भी इस तरीके की चर्चा होती है तो हॉलोवीन नाइट, जैसे हमारा होली, दिवाली, दशहरा, वैसे हॉलोवीन नाइट्स उनका एक फेमस नाइट है, फेस्टिव नाइट होता है। तो ये साधारण रात नहीं है, ये हॉलोवीन नाइट है। तो ऑन द हॉलोवीन नाइट आपको करना पड़ेगा, इस नाइट के पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये बात इस लेक्चर से पहले हो सकता है जिसने मूवीज वगैरह ना देख रखी उन्हें नहीं पता होगा कि भाई ये रात्रि उनके लिए बड़ी खास रात होती है, डेफिनेट रात होती है, और डेफिनेट अगर रात है तो हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आर्टिकल द का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 3 में चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज,
चिल्ड्रेन एंजॉय करते हैं हॉलोवीन नाइट के दिन, स्पेशली हॉलोवीन नाइट के दिन, कि वो भूत प्रेतों की स्टोरी उनको सुनाई जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। द वे टू इंक्रीज, अब देखो रास्ते तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कि द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज करने का वे ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग। एक तो फूड और फूड आइटम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता, एक तो रूल ये भी याद कर लो कि फूड और फूड आइटम के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, तो यहाँ पे फूड के पहले आपको आर्टिकल द नहीं लगाना, फूड और फूड आइटम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 11th है, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है, द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। देखो यहाँ पे जस्टिस और केयर की बात कर रहे हैं मोरल प्रिंसिपल के लिए, तो ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल सही है। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। जस्टिस एंड केयर के पहले आपको आर्टिकल द नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये ना जनरल सेंस में डिस्कशन हो रहा है। ही ऑलवेज प्रैक्टिस, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है, जस्टिस और केयर्स मोरल फॉर मोरल प्रिंसिपल, अपने मोरल प्रिंसिपल के लिए वो जस्टिस और केयर्स का क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे आर्टिकल द की कोई जरूरत नहीं है। 11th, हमने जो आपको बताया है कि जो क्लू ढूंढना होता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि भाई जस्टिस एंड केयर किसी के लिए भी नहीं है, मोरल प्रिंसिपल के लिए तो लगा देंगे। तो फॉर को लेके आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस होगा जो आप प्रैक्टिस के थ्रू ही अपना जो है ब्रेन डेवलप कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे, जैसे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जनरल सेंस है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं है, ये जनरल सेंस है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं है। बट ये थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और गुजरते आदत हो जाएगी। जैसे मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, ये ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल। वो मोरल प्रिंसिपल के लिए, जैसे मोरल प्रिंसिपल भी जनरल बात हो गई, उसके लिए जस्टिस और केयर्स के लिए वो हमेशा प्रिंसिपल करता रहता है, तो इट्स ओके, यहाँ पे उस आर्टिकल द की लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्पेसिफिक केस नहीं है। 12 है, ए मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एज सच रेट एज इज फिक्स्ड बाई द कमिटी। देखो सच ए रेट एक फ्रेज होता है, किसी दर पे बात होती है, एट सच ए रेट। क्या होता है एट सच ए रेट, ये एक फ्रेज होता है और ये फ्रेज इसमें मिसिंग है, ध्यान रखिएगा। एट सच ए रेट ये फ्रेज होता है जब किसी पर्टिकुलर रेट पे बात की जाती है, तो इस सेंटेंस में यहीं पे एरर है। ए मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच ए रेट एज इज फिक्स्ड बाय द कमिटी। जो फ्रेज होते हैं तो फ्रेज तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो तो मतलब रट्टा बेस वाली चीज़ है, वो फैक्ट्स है डायरेक्टली, वो फैक्ट्स आपको याद करना पड़ेगा। देखो आर्टिकल में जो समझने वाली चीज़ होती है वही समझने, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट समझने लायक है, उसके अलावा बाकी सारा का सारा रट्टा बेस्ड डेटा है। पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जब आप ओशियंस की बात करते हो ना, तो ओशियंस के नाम के पहले आप आर्टिकल द लगाते हो, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द होटल। वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम, हम छोटे समय के लिए रुके होटल में। अब यहाँ पे द होटल लगाया गया, लेकिन इस होटल के विषय में कोई जिक्र नहीं है, मतलब ये होटल जनरल होटल की बात हो रही है। वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द होटल की जगह इन ए होटल लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि द लगाया मतलब कुछ ना कुछ इस होटल के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए, कोई स्पेशल जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस सेंटेंस के अंदर इस होटल के विषय में कोई स्पेशल जानकारी नहीं दिया हुआ है तो आर्टिकल को आपको ए लगाने की जरूरत है। अच्छा, मैं एक और बात बोलता हूँ कि आर्टिकल द, एक तो आपको फैक्ट याद रखना होता है, फैक्ट के बाद आपको स्पेसिफिक, दो बातें याद रखनी होती है, एक तो फैक्ट और दूसरा क्या होता है जो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन हो। होटल का डिस्क्रिप्शन मेंशन ही नहीं है तो आपको आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन होटल क्या है, आपका काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जनरल सेंस में डिस्कशन हो रहा है। 15th है, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक ए मिस्टेक होता है। आपको याद है फ्रेज मैंने आपको पढ़ाया था, रटवाया था, अगर फ्रेज रटा होगा तो क्वेश्चन बहुत पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाएगा कि मेक ए मिस्टेक होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डेथ ऑफ हिज ओनली सन। जैसे डेथ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ऑफ हिज ओनली सन, अगर डेथ किसी का डेथ होता तो कोई बात नहीं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। अब मैं जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, जैसे डेथ दिखाई देता है फिर ऑफ दिखाई देता है, मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है भाई कि आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ लगा के हम डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं।
और वो जो डिस्क्रिप्शन होता है मॉडिफायर की तरह काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है पर्टिकुलर नाउन के लिए। तो डेथ के पहले आर्टिकल द लगाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 17 है, ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। एक ग्रेट पेन फ्रेज होता है, क्या होता है? एक ग्रेट पेन, याद होगा फ्रेज पढ़ाते वक्त भी बताया गया था एक ग्रेट पेन होता है। तो फ्रेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 2 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ऊपर वाला भी 2 बार रिपीट हुआ है, नीचे वाला भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, सेम डेटा रिपीट हुआ है। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक। एक कपल ऑफ डेज बैक होता है, यहाँ पे ऑफ डेज बैक जैसे देखते हो ना ऑफ वाला, तो होता क्या है आप याद रख लो इसको, फ्रेज याद रख लो। कुछ दिन पहले जब हम बोलते हैं कुछ दिन पहले, एक कपल ऑफ डेज बैक, ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कुछ दिन पहले। अब यहाँ पे इस ऑफ डेज की वजह से जो डिस्क्रिप्शन को जल्दी जल्दी ऑफ देख के करते हो ना, तो उस वजह से यहाँ पे गलती होने के चांसेस होता है। तो ये फ्रेज है, एक कपल ऑफ डेज बैक, कुछ दिन पहले। व्हेन आई मेट हिम ए कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक। जब मैं कुछ दिन पहले उससे मिला था तो वो एक क्या कर रहा था, एक नई किताब लिख रहा था, ठीक है। तो 18वें में फ्रेज एरर है, क्या है? 18वें में फ्रेज एरर है। उसके बाद इसके अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वाज रविंद्रनाथ टैगोर। देखो लिटरेचर क्या है, आपको पता होना चाहिए ना कि लिटरेचर के पहले किसी भी सब्जेक्ट का अगर नाम आ जाए तो आप उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। यहाँ पे लिटरेचर के पहले आर्टिकल द इस्तेमाल है, आप इसको रिमूव कर दो। 20 है, ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। अब लिखा है ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। देखो मैंगोज तो बहुत सारी मैंगोज हो सकती है, लेकिन इन दिस बास्केट लिखा है मतलब एक पर्टिकुलर बास्केट है, इसी बास्केट में मैंगोज रखी हुई है, तो ये सारी की सारी जो है सड़ गई है। ओवर राइप मतलब ओवर राइप का मतलब हो गया ज्यादा पक गई है, मतलब सड़ गई है। तो इस बास्केट के लिए मतलब बास्केट फिक्स है, मतलब इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, मैंगोज को आपको डेफिनेट करना पड़ेगा। अब ऑल के साथ आर्टिकल द पहले लगाएं या आर्टिकल द बाद में लगाएं, ये भी रूल आपको याद होना चाहिए। ऑल और बोथ के बाद एग्जेक्टिव में पढ़ा था कि आप आर्टिकल या पोजेसिव एग्जेक्टिव बाद में लगाते हो, तो आर्टिकल द जो लगेगा आर्टिकल द यहाँ पे लगेगा। ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। 21 है, इन वर्ड ऑफ आवर्स शब्दों में, इन वर्ड ऑफ आवर लिखोगे इन द वर्ड्स ऑफ आवर। देखो शब्द किसी भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने शब्द की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये जो वर्ड होगा जो है, ये वर्ड नहीं यार वर्ड है, 2 तरीके से, कई बार कंफ्यूजन होता है भाई। ये वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है संसार। तो इन द वर्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर आदमी को लगभग सबके लिए कम्पीट करना पड़ता है, बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो संसार है, हम अपने संसार की बात कर रहे हैं, तो संसार को हमको फिक्स करना पड़ेगा। इन द वर्ड्स ऑफ आवर वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 21 क्वेश्चन नंबर में ए पार्ट में एरर है। फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, 22, माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट ए डिग्री। तो देखो माई आंट वॉज फर्स्ट, मेरी जो आंटी थी वो पहली थी, तो ये जो पोजीशन है वो डेफिनेट पोजीशन है, पहला पोजीशन होता है वो डेफिनेट पोजीशन होता है। और आपको पता होगा कि एग्जेक्टिव के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनल के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो माई आंट वॉज द फर्स्ट टू गेट ए डिग्री। फिर इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर होता है ना, वो हमारा एक इक्वेटर है, 2 हेमिस्फीयर में जो है क्या करता है, डिवाइड करता है। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे इक्वेटर के पहले ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ये फैक्ट है, मिस था जब हम लोग डेटा लिख रहे थे, तो इक्वेटर के पहले आर्टिकल द इस्तेमाल होता है, ये याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मैथड। यूनिफॉर्म में देखो अगर साउंड लोगे ना तो ऐसे आता है, यूनिफॉर्म आता है, तो एन की जगह जो चाहिए होगा, आप हिंदी के हिसाब से साउंड लेते हो, हिंदी के हिसाब से क से लेके ग तक साउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि एन की जगह आप ए लगाओगे। इस पे बेस भी जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इस पे बेस भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। 25 है, ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। देखो यहाँ पे आपको सेम के पहले द लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो कंपेयर कर रहे हो हिज के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट द सेम एज हिज,
द सेम आपको पूरा का पूरा एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है जब आप कंपेयर करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सेम के पहले द, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे के साथ, और उसके साथ मतलब अब बराबर बता रहे हो। बराबर बताने के लिए किसी के बराबर नहीं बता रहे हो, किसी फिक्स बंदे के बराबर आप बताने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से सेम के पहले आपको आर्टिकल द लेना पड़ेगा, तभी ये मीनिंग कन्वे होगी, क्योंकि आप डेफिनेट कर रहे हो। 26 है यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, इसके पहले आपको आर्टिकल द इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम के पहले आपको आर्टिकल द इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर 27 है सुडोकू वॉज फर्स्ट डिजाइन इन द 1970s बाई ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांसर पजल कंस्ट्रक्टर। देखो सुडोकू जो है फर्स्ट टाइम डिजाइन किया गया था। यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, ये एग्जेक्टिव नहीं है। जब ये फर्स्ट आपका एग्जेक्टिव की तरह काम करता है तब इसके पहले आप आर्टिकल द इस्तेमाल करते हो। ये ऑर्डिनल का रोल प्ले करता है, ऑर्डिनल एग्जेक्टिव का। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, सुडोकू वॉज फर्स्ट डिजाइन, ये डिजाइन के लिए आया है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जब एडवर्ब की तरह काम करता है तो उसके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हो। सुडोकू वॉज द फर्स्ट डिजाइन नहीं लिख सकते हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि डिजाइन आपको वर्ब है। और ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि यहाँ पे जो डिजाइन है वो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये उसके एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ में आई बात ना। इन द 90s बाई रिटायर आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांसर पजल कंस्ट्रक्टर। तो सुडोकू अपने आप में प्रॉपर नाउन है, जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इन द 1970s, अब 1970 की बात कर रहे हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगाया गया है। बाई ए रिटायर आर्किटेक्ट, बाई ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट था वो रिटायर आर्किटेक्ट था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर, इसमें किसी तरीके का कोई इशूज नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल सिर्फ एक के पहले इस्तेमाल किए हो। रिटायर आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होगा एक ही आदमी था जो आर्किटेक्ट भी था और पजल कंस्ट्रक्टर भी था, इस वजह से आर्टिकल एक ही इस्तेमाल किया। इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं था, नो एरर वाला क्वेश्चन था, और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे टक्कर से टिक करके आ जाता। आर्टिकल से रिलेटेड कोई एरर नहीं था और किसी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई एरर नहीं था, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेज इन द ग्रेट ब्रिटेन। Many overseas students attend college in the Great Britain। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, ग्रेट ब्रिटेन के पहले आर्टिकल द लगा है और आर्टिकल द लगता है, और किसी और जगह पे जो है आर्टिकल की जरूरत नहीं है। Many overseas students attend college in the Great Britain, कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में नो एरर में है। अच्छा, एक और तरीका है जो मैंने आपको बताया था। एक तो सबसे सही तरीका होता है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में बांट लो। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बांट लो, और आर्टिकल कहाँ होगा, आर्टिकल आएगा जहाँ नाउन आएगा, जहाँ एग्जेक्टिव देखने को मिलेगा वहीं आर्टिकल आएगा। नाउन, एग्जेक्टिव, आर्टिकल एक ही जगह देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर मैं इसमें बताऊँ, देखो मेनी ओवरसीज स्टूडेंट अटेंड, अब अटेंड आपका वर्ब है, इसके पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट यूनिट आएगा, ये आपका क्या है, नाउन। ओवरसीज, मेनी ओवरसीज, ये आपका पूरा का पूरा एग्जेक्टिव प्लस नाउन आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आर्टिकल की जरूरत हो सकती है, आगे होती है, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है आर्टिकल डालने के लिए, ठीक है। देखो आर्टिकल द नहीं डालोगे क्योंकि कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब आर्टिकल ए एन इस्तेमाल नहीं होगा, तो मतलब ये पार्ट सही है। अटेंड कॉलेजेस, यहाँ पे कॉलेजेस के विषय में भी कोई पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं कर रहा है, और कॉलेजेस प्लूरल है तो आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर आया इन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया। अब ग्रेट ब्रिटेन लिखा है तो आपने पढ़ा है कि ग्रेट ब्रिटेन के पहले फैक्ट याद किया था कि आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेंटेंस करेक्ट है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस को आप पूरा प्रॉपर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुड यू प्लीज गिव मी ए पोस्टल एड्रेस। कुड यू प्लीज गिव मी ए पोस्टल एड्रेस, कृपया तुम मुझे पोस्टल एड्रेस बताओगे। अब यहाँ पे ए पोस्टल एड्रेस लिखा था तब तक तो ठीक था, जैसे लिखा है कि ऑफ द इंडियन एम्बेसी, अब बताना कहाँ का है, अब फिक्स कर दिया है। अब क्या किया है, यहाँ पे जाते ही जाते इन न्यूयॉर्क में इंडियन एम्बेसी का पोस्टल एड्रेस बताना है। अब ये फिक्स कर दिया है तो मतलब आपको ये भी फिक्स करना पड़ेगा, जनरल से आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ यू हियर इंगेज्ड टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। देखो लिखा ना, इफ यू हियर इंगेज टोन, यहां तक तो बात सही थी। इफ यू हियर ए इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन।
देखो रिसीवर के पहले द लगाया गया इस वजह से क्योंकि मान लो घर पे आपके पास टेलीफोन हो तो रिसीवर तो उसी का रखोगे ना, तो टेलीफोन आपका फिक्स है तो रिसीवर उसी का रखोगे और उसी को दोबारा डायल करोगे। लेकिन आपको ये समझना है कि जो टोन होना चाहिए ना वो स्पेसिफिक टोन होना है। जब आप इंगेज्ड टोन मतलब एक फिक्स्ड टोन सुनोगे, कई तरीके की टोन हो सकती है, लेकिन अगर वो इंगेज टोन है, अगर कोई इंगेज टोन है तब उस केस में वो फिक्स हो जाएगा और फिर आपको लगाना पड़ेगा इफ़ यू हियर द इंगेज्ड टोन। अगर आप इंगेज टोन सुनते हो रिप्लेस करो रिसीवर को और दोबारा जो है रखो और दोबारा जो है डायल करो। तो ये है कि अगर टोन आपका कैसा हो, इंगेज टोन है। इसमें क्या है कि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो टोन है ना स्पेसिफिक किया गया है इस एग्जेक्टिव से। तो स्पेसिफिक करने के ना या फिक्स करने के कई सारे तरीके हैं। एग्जेक्टिव लगा के, प्रीपोजिशन इन लगा के, प्रीपोजिशन ऑफ लगा के, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, ये प्रैक्टिस करते करते आपको डेवलप करना है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ अ टॉवल इन द हैंड। यहाँ पे समझिएगा, रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम, रघु जो है आया, बाथरूम से बाहर आया। अब बाथरूम की बात कर रही द बाथरूम मतलब वो अपने बाथरूम से बाहर आया, इसलिए स्पेसिफिक लिखा गया है। विथ ए टॉवल, एक टॉवल के साथ, टॉवल कोई रैंडम टॉवल की बात कर रहे हैं। विथ ए टॉवल, अगर मैं टॉवल को यहाँ पे स्पेसिफिक कर दूं कि रेड कलर का टॉवल है तो आर्टिकल एक ही जगह आप द लगा दोगे, और टॉवल्स नहीं लिखा है, टॉवल लिखा है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से आर्टिकल ए लगाया गया। इन द हैंड लिखा गया है। इन द हैंड का मतलब क्या है? बॉडी जो पार्ट्स है हमारे, हैंड हो गया यार, तो इसके बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हो, ठीक है? तो हैंड के पहले आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है, बॉडी पार्ट के नाम के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते। तो हैंड के पहले, लेग के पहले, हाथ के पहले, मुंह, आइज, नाक के पहले नहीं लगाते हैंड। तो यहाँ पे द की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव एग्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, हिज हैंड, मतलब वो अपने हाथ में लेके आया, आपको ऐसा मेंशन करना है। तो द हैंड नहीं, मतलब दो हाथ होते हैं, एक हाथ फिक्स नहीं कर सकते उसमें कि नहीं हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं उसका हाथ चाहे लेफ्ट या राइट किसी पर्टिकुलर फिक्स हाथ में लेके आए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ये भी बात आप याद रख लो, ठीक है? फिर 32 है, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज ए शेक्सपियर करें कंपेयर करने के लिए तो सही है, लेकिन अगर शेक्सपियर को अगर हम डेफिनेट कर दें, कहाँ का शेक्सपियर है? इंडिया का शेक्सपियर है, तो इसका मतलब है आर्टिकल ए किस में बदल जाएगा? आर्टिकल द में, क्योंकि आर्टिकल द लगाओगे तब ये शेक्सपियर फिक्स हो पाएगा। इसके बाद है 33, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। तो अगर ग्रेजुअली जो है इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज की बात करते हैं तो द प्लस मोर, द प्लस वर्स, मतलब द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के साथ सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, ठीक है? तो 33 में द पहले स्टार्टिंग में आप लगा लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद है आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। मैं एक जेंटलमैन से मिला आज की सुबह में मार्केट के अंदर। अब समझो कि आई मेट द जेंटलमैन नहीं होना चाहिए, आई मेट ए जेंटलमैन होना चाहिए, क्योंकि जेंटलमैन का कोई फिक्स क्लू यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि जो जेंटलमैन है उसका कोई डिस्क्रिप्शन दिया होगा। सेंटेंस को पढ़ोगे कि मैं एक जेंटल से मिला आज मॉर्निंग में अपने रास्ते में जब मैं मार्केट जा रहा था। तो आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस मैन से रिलेटेड है, मतलब मेरे से रिलेटेड है कि मैं किधर गया, लेकिन इस जेंटलमैन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आगे के सेंटेंसेस में इसको फिक्स करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको फिक्स करने के लिए इन्फॉर्मेशन इसके विषय में चाहिए, इसको फिक्स करने के लिए इन्फॉर्मेशन इसके विषय में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो इसको फिक्स कर रहा है। और जेंटलमैन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे, दा का नहीं। 35 है, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ाया गया था कि अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो तो आप आर्टिकल दायद कर लो, द नीडी एंड द पुअर। अब देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, एक नाउन एंड के साथ दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ होगा, सिंपल सा फंडा है। 36 है, इन 1906 ए अर्थक्विक ए अर्थक्विक, अर्थ लिखते हो तो आ लगाओगे तो यहीं देख के पता चल गया कि इन 1906 एन अर्थक्विक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। हिंदी मीनिंग जानने की जरूरत भी नहीं पड़ गई। प्रैक्टिस आपको आपके ब्रेन को शार्प करेगी। सी हैड एन मिजरेबल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, कोई भी बेवकूफ लड़का पहचान लेगा कि भाई ये कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए इस्तेमाल करोगे। 38 है, पैराडाइज लॉस्ट इज ए एपिक पोयम। ए एपिक पोयम नहीं होता, एन एपिक पोयम होता है, क्योंकि ये वॉवेल साउंड है। 39 है, एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू द वोटिंग। अब हर सिटीजन इंटाइटल्ड है वोटिंग से। यहाँ पे वोटिंग कोई फिक्स वोटिंग नहीं किया जा रहा है, वोटिंग ऑफ इंडिया, वोटिंग ऑफ समथिंग, वोटिंग के विषय में कोई और। तो यहाँ पे जनरल सेंस है, जनरल सेंस के लिए आपको आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू वोटिंग, ठीक है? अब
समझ रहे हैं ना बात। तो यहाँ पे आर्टिकल जो द का जो यूज केस दिया हुआ है वो तो फर्जी का दिया हुआ है, कोई जरूरत ही नहीं है आर्टिकल द लगाने की, ठीक है। 40th है ए इंटरेस्टिंग बुक। ए इंटरेस्टिंग बुक होना चाहिए या एन इंटरेस्टिंग बुक। कुछ तो क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त सीधे सीधे सेकंड्स में ही क्वेश्चन लग जाता है इस तरीके का, CHSL में आया हुआ है। 41 आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। मैंने काम किया एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह। देखो एक चीज समझिएगा यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव, देखो रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक एग्जेक्टिव ऐड किया गया है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो थोड़ा सा तो फिक्स हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव किसी तरीके के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करो तो n नंबर ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अभी भी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लिखने की बात करें ये अभी भी जनरल मीनिंग है, और अगर जनरल मीनिंग है तो यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल सेंस में रखा गया है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं लिखा गया है। तो आई वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। मैंने 8 महीने तक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम किया, ये हमको मैसेज कन्वे करना है, तो आपको आर्टिकल ए डालना है। 42 है हेड मास्टर हैज इंट्रोड्यूस द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। देखो यहाँ पे आपको एक बात समझना है, जो हेड मास्टर है ना, इसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। रीजन समझिए कैसे, द हेड मास्टर हैज इंट्रोड्यूस द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल्स, कि एक स्कूल है, हेड मास्टर भी उसी का है, टीचर भी उसी का है, उसी स्कूल का है। तो स्कूल के पहले भी द लगना चाहिए, टीचर के पहले भी द लगना चाहिए, हेडमास्टर के पहले भी द लगना चाहिए, तभी तीनों चीज सिंक हो पाएगी कि स्कूल मास्टर और जो हेड मास्टर है ये तीनों कहीं एक ही का है। समझ रहे ना, ये स्कूल अगर मैं इस तरीके से कर लूँ तो तीनों को फिक्स करना पड़ेगा। इसके पहले भी आर्टिकल द लगाया, मतलब पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर स्कूल के टीचर की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर जो है स्कूल के हेडमास्टर की बात कर रहे हो, तो द हेडमास्टर हैज इंट्रोड्यूस द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो अगला क्वेश्चन है आई फेल्ट प्रिविलेज टू रिसाइट ए पोयम इन एन ऑनर ऑफ माई टीचर एट ए रिसेंट स्कूल फंक्शन। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझा, टू रिसाइट ए पोयम पढ़कर इन एन ऑनर ऑफ माई टीचर। देखो ऑनर है, सम्मान जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, सम्मान गिन तो पाते नहीं हो, इसका मतलब है कि एन का जो यूज केस है वो तो गलत है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन के बाद अगर ऑफ लगा के डिस्क्रिप्शन मेंशन हो जाए तो इसके साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो इसको फिक्स करने के लिए। देखो मैंने पोयम तो पढ़ी, लेकिन किसके सम्मान में पोयम पढ़ी, सम्मान में पोयम पढ़ी, लेकिन किसके सम्मान में, अपने टीचर के सम्मान में पोयम पढ़ी। तो ये जो सम्मान में पोयम पढ़ने का काम है ना, यहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, द ऑनर ऑफ माई टीचर एट ए रिसेंट स्कूल फंक्शन। 44वां है एन एंशिएंट कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स। देखो बात हो रही है एंशिएंट्स की, द ग्रीक, द एंशिएंट्स, तो हमको ऐसे लिखना पड़ता है, एन एंशिएंट नहीं, द एंशिएंट, द एंशिएंट कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट। जो एंशिएंट्स लोग हैं वो कंसिडर करते थे, क्योंकि आप स्पेसिफिक कर रहे हो एंशिएंट्स लोगों को, तो द एंशिएंट्स लिखते हैं, द ग्रीक्स लिखते हैं कि ग्रीक के लोग, द एंशिएंट लोग। यहाँ पे एंशिएंट का मतलब होता है एंशिएंट लोग की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए आपको यहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है द लग्जरीज ऑफ द रिच आर मेंटेन्ड बाई डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। सेंटेंस का मतलब यह है कि जो शौक होते हैं, जो अमीर लोगों के शौक होते हैं वो मेंटेन कैसे होते हैं, वो मेंटेन होते हैं गरीब लोगों के जो ड्यूज होते हैं ना उनको वो नहीं देते हैं, उससे जो है उनके शौक जो होते हैं वो मेंटेन होते हैं। सेंटेंस ये कहना चाहता है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या, आपको देखना है कि आर्टिकल का एरर है या नहीं है। सो मैं अगर बात करूँ, देखो ये आपका वर्ब है, वर्ब के पहले का पूरा जो होता है वो आपका सब्जेक्ट यूनिट है। सब्जेक्ट यूनिट में ये आपका मुख्य वर्ड है, ये है मेन वर्ड, और ये उसका डिस्क्रिप्शन एडेड है ऑफ द रिच, और रिच के पहले आर्टिकल द लगाया गया है क्योंकि आपको पता है ना कि इसके बाद जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है ऑब्जेक्ट यूनिट। ऑब्जेक्ट यूनिट में नाउन होना जरूरी है, तो रिच आपका एग्जेक्टिव है, द लगा के नाउन बनाया गया है, मतलब यहाँ पे किसी तरीके का एरर नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन एडेड है, तो लग्जरीज के पहले आर्टिकल द लगा है, मतलब यहाँ पे भी एरर नहीं है। आर मेंटेन्ड बाई डिप्राइविंग द पुअर, पुअर के पहले द लगा हुआ है, मतलब कहीं पे भी किसी तरीके का आर्टिकल का एरर नहीं है, और हम सारे क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड ही सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर नो एरर है। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा, एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था कि जैसे मैंने लिखा, एक बताया था कि जैसे डॉग लिखा है आपने, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन या फिर आर्टिकल द लगा के आप इसको किस में कन्वर्ट कर देते हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन में।
तो जो आर्टिकल द यूज होता है दो तरीके से यूज होता है। एक तो होता है कि नाउन को फिक्स करना है, दूसरा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करना, प्लूरल में कन्वर्ट करना। ये तब होता है जब आपको आर्टिकल के माध्यम से जनरल सेंस देना होता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल द लगा है ना, ये फिक्स करने के लिए लगा है, ये प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगा है, क्योंकि लग्जरी जो होती है वो सिंगुलर होती है और लग्जरी जो होती है उसका प्लूरल होता है। तो इस प्लूरल वर्जन को फिक्स करने के लिए आर्टिकल द यहाँ पे लगाया गया। इस केस में जब आप यहाँ पे, जैसे डॉग वाला केस याद है जब आपको समझाया गया था कि डॉग्स के पहले द डॉग्स नहीं लगाते, यहाँ डॉग्स को फिक्स करने के लिए द नहीं लगाया गया था, यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया था कि इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया जा सके। अगर कोई प्लूरल नाउन है उसको फिक्स करना है तो आर्टिकल द का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल करना है आर्टिकल लगा के, ऐसे केस में आप इसका प्लूरल वर्जन इस्तेमाल नहीं करते हो। तो ये वाला कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आर्टिकल द होता है वो फिक्स करने के लिए लगाया जाता है, सिंगुलर को प्लूरल बनाने में भी लगाया जाता है। जब सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए लगाया जाता है तो हमेशा द के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल द है वो फिक्स करने के लिए लगाया गया है, इसी वजह से सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। यहां पे जरा सा ध्यान से देखिएगा, बात हो रही है इनसाइट एंड परसिस्टेंस की। ये किसके इनसाइट और परसिस्टेंस की बात हो रही है? वो लोकल डॉक्टर के इनसाइट एंड परसिस्टेंस की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपका डिस्क्रिप्शन एडेड है। अगर डिस्क्रिप्शन एडेड है तो ये जो आपका नाउन है, जो कंपाउंड नाउन है, ये आर्टिकल जो एन लगा हुआ है इसको रिप्लेस करके क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो थैंक्स टू द इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर 100 ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ। सेंटेंस का हिंदी मतलब ये हो गया कि लोकल डॉक्टर के इनसाइट और परसिस्टेंस को धन्यवाद दिया जा रहा है कि उनकी वजह से बहुत सारे, मतलब 100 ऑफ विक्टिम्स अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर पाए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेडिंग। अगर आपको नाउन का चैप्टर अच्छे से याद होगा तो आपको पढ़ाया गया था कि हम एक गुड पेयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक गुड पेयर ऑफ समथिंग लिखते हैं। एक गुड पेयर ऑफ ग्लव्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर्टिकल ए मिसिंग है, आर्टिकल ए यहाँ पे डाल लीजिएगा। गुड पेयर ऑफ ग्लव्स नहीं लिखते, गुड पेयर ऑफ ग्लव्स लिखते हैं, टू पेयर ऑफ ग्लव्स लिखते हैं, टू गुड पेयर ऑफ ग्लव्स लिखते हैं। तो नंबर मेंशन करना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे एक पेयर की बात करें इसलिए आर्टिकल ए हम डालेंगे। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर है, सो इसको आपको करेक्ट करना है इसमें थर्ड में, और यहाँ पे आर्टिकल ए लगा दोगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज है। देखो, व्हाट और हाउ के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट और हाउ के बाद अगर एग्जेक्टिव आ रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन इस्तेमाल करोगे इसके साउंड के हिसाब से। तो डिलीशियस है तो उस हिसाब से कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगना चाहिए? आर्टिकल ए लगना चाहिए। किस पार्ट में एरर है? फोर्थ पार्ट में एरर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए ऑनेस्ट पर्सन। जैसे ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, ऑनेस्ट क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच, थॉट एंड डीड। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वॉज स्टैंडिंग। देखो, जब मैं क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ रहा हूं तो इसमें बात हो रही है डिफेंस फोर्सेस की। तो दुनिया में बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं, दुनिया में बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस हो रहे हैं, लेकिन यहां पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है इंडियन डिफेंस फोर्सेस की। तो ये जो एग्जेक्टिव लगा हुआ है, ये एग्जेक्टिव मतलब इंडियन डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो एग्जेक्टिव लगा हुआ है, ये जो मॉडिफायर लगा हुआ है, इस डिफेंस फोर्स को फिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। तो जो आपके कई बार क्या है, एग्जेक्टिव के प्लेस पे वर्ड होते हैं जो स्टार्टिंग में, मान लो ये आपका नाउन मेन वर्ड है, इसके पहले जो आपका एग्जेक्टिव लगाया जाता है, इस एग्जेक्टिव के जगह कुछ जो वर्ड्स रखे जाते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जनरल मीनिंग वाले, एक होते हैं फिक्स मीनिंग वाले। क्या होते हैं? फिक्स मीनिंग वाले। तो जब अगर एग्जेक्टिव यहाँ पे फिक्स मीनिंग वाला मिलता है तो आपको यहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ता है। अगर जनरल एग्जेक्टिव है तो उसके साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन अगर वो फिक्स मीनिंग दे रहा है, उस नाउन को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, तो आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। तो जैसे डिफेंस फोर्सेस के आगे इंडियन लगा है, इंडिया अपने आप में फिक्स एक कंट्री है, तो अगर यहाँ पे आप डिफेंस फोर्सेस को फिक्स कर रहे हो तो आर्टिकल द आपको लेना पड़ेगा। तो सेंटेंस करेक्ट होगा जब इंडियन के पहले आप आर्टिकल द इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नंबर 51 जरा देखना, द रोड, जैसे रोड के पहले आर्टिकल द लगा है तो
पक्का कहीं ना कहीं रोड को फिक्स करने की बात की गई होगी। द रोड फ्रॉम माई हाउस, रोड की बात हो रही है फ्रॉम माई हाउस, यहीं से ये रोड फिक्स नहीं हो रहा होगा। कैसे? जैसे मैं मान लूं कि मेरा घर है, मेरे घर से तो एक से कई ज्यादा रोड निकल सकते हैं ना। टू द टेम्पल, अब मान लो टेम्पल है कहीं, तो टेम्पल के लिए मेरे घर से एक रोड जाती होगी ना। अब आर्टिकल द लगाया गया, इसका मतलब यह है कि इसको फिक्स कर दिया गया है, मतलब यहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल सही है। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पैथ होल्स। जैसे यहां पे पता चला आर्टिकल द सही है, एक चीज और है जो दिख गया, जो रूल पढ़ते वक्त आपको पता होता है, टेम्पल। जब सेंटेंस के अंदर टेम्पल आता है तो आपको देखना रहता है कि आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। तो रूल याद आना चाहिए कि टेम्पल का यूज सेंटेंस के अंदर अगर प्राइमरी पर्पज दिखाने के लिए अगर आता है तो नहीं इस्तेमाल करते, अगर सेकेंडरी पर्पज हो तो हम करते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पल का इस्तेमाल रोड को डिस्क्राइब करने के लिए डाला गया है। टेम्पल का इस्तेमाल टेम्पल में जाके पूजा करने के लिए नहीं किया गया है, मतलब ये प्राइमरी पर्पज से नहीं रखा गया है। यहाँ पे आर्टिकल द आप लगाओगे तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, उस सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई इनका प्राइमरी पर्पज है। प्राइमरी पर्पज टेम्पल का क्या होता है? पूजा करना। तो यहाँ पे आप टेम्पल जा नहीं रहे हो, यहाँ पे टेम्पल का जिक्र कर रहे हो रोड को डिफाइन करने के लिए, मतलब टेम्पल अपने प्राइमरी पर्पज के लिए सेंटेंस में नहीं आया है, मतलब आर्टिकल द का इस्तेमाल यहाँ पे आप करोगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए रेट ऑफ ग्रोइंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर बट द सर्विस सेक्टर ऑलवेज ग्रोज फास्टर देन एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखो आर्टिकल ए लगा हुआ है, ए रेट ऑफ ग्रोइंग। एक तो ये डिस्क्रिप्शन है, क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है। ग्रो करने का रेट कई तरीके से हो सकता है, डिक्रीज करने का हो सकता है, ग्रो करने का तो स्पेशली ग्रो करने की रेट बात हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन मेंशन है, इसका मतलब है आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। द रेट ऑफ ग्रोइंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स बट द सर्विस सेक्टर। अब जैसे मैं बात करता हूं कि द लगा हुआ है सेक्टर के पहले, क्योंकि यहां पे जो एग्जेक्टिव स्टार्ट में दिया गया है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि कई तरीके के सेक्टर होते हैं, सर्विस अपने आप में एक यूनिक सेक्टर होता है। क्या होता है? ये जो एग्जेक्टिव है ये फिक्स है पहले से ही, सर्विस आपका एक फिक्स सेक्टर होता है, तो सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसी वजह से आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एग्जेक्टिव लगा होगा पर आर्टिकल द का आप इस्तेमाल नहीं करोगे। अभी एग्जाम्पल आएंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में हुए हैं, वहीं मैं आपको सिखा दूंगा। फिर 53 है, देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात करूं और 52 की बात करूं, तो अगर बच्चा ये बात समझ रहा है कि ये रेट ऑफ ग्रोइंग में द रेट ऑफ ग्रोइंग लिखेंगे, तो यहाँ पे देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी लिखा है, तो रिन्यूड सेंस लिखा हुआ है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा यहाँ पे डालेगा द लगाएगा, क्योंकि बोलेगा सर यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं। देयर इज द रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। लेकिन बात समझो कि यहाँ पे सेंस की बात कर रहे हो, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जो रिन्यूड है ये आपका जनरल है वर्ड है, ये जनरल वर्ड है, ये फिक्स वर्ड नहीं है, मतलब जो एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है ये फिक्स वर्ड नहीं है, जनरल वर्ड है। और जो अर्जेंसी की बात करें ना, तो अर्जेंसी किसी की भी हो सकती है, अर्जेंसी किसी की भी हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन भी इसका जो दिया गया है ना, जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन भी जनरल है। क्या है? डिस्क्रिप्शन भी जनरल है। और अगर डिस्क्रिप्शन जनरल है, इसका एग्जेक्टिव जनरल है, मतलब यहाँ पे जो रिन्यूड के पहले आर्टिकल इस्तेमाल करना है वो आपको आर्टिकल ए इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये रिन्यूड भी फिक्स सेंस नहीं दे रहा है, ये जनरल है, क्योंकि रिन्यूड शब्द किसी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी चीज को आप रिन्यू कर सकते हो। अर्जेंसी किसी के साथ भी हो सकती है। तो अगर अर्जेंसी पर्टिकुलर किसी मैटर की बात कर दे और डिफाइन कर दे इस सेंटेंस के अंदर, तो फिर आप आर्टिकल द लगाओगे। अब रिन्यू करने की बात है तो रिन्यू सेंस की बात कर रहे हो, और सेंस भी आपका अपना जनरल वर्ड है, मतलब सेंस भी जनरल है, रिन्यूड भी जनरल है, अर्जेंसी भी जनरल है, इस वजह से आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आर्टिकल द लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि और बात करें ना कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के मसले में कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस मैसेज कन्वे करना चाह रहा है वो ये कन्वे करना चाह रहा है कि भाई देखो यार, एक जरूरत है अर्जेंसी की, एक अर्जेंसी की जरूरत है कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो एक जरूरत है ऐसा बोला जा रहा है, फिक्स जरूरत है ऐसा नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना। और ये क्वेश्चन में टिक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको मिलेंगे जिसमें बगैर देखे हुए आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें तो देखो, अगर आप आर्टिकल द को लेके भी अगर टिक मार देते तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर भी आपको हिंट ऐसा दिया रहेगा, आप समझ जाओगे कि हाँ नहीं भाई जनरल है कि जनरल नहीं है। तो ये चीजें आप लर्न करोगे क्वेश्चन के माध्यम से ही।
फिर है 54, जरा ध्यान से देखना, योर मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड द ट्रमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट। यहाँ पे देख रहे हो इफेक्ट की बात हो रही है और ट्रमेंडस इफेक्ट की बात हो रही है और उसके साथ आर्टिकल द लगाया गया है। अभी ऊपर मैंने बताया कि सर्विस सेक्टर है, मतलब आर्टिकल द लगाओगे। जो ट्रमेंडस वर्ड है ना, कोई फिक्स वर्ड नहीं है। ट्रमेंडस जो वर्ड है वो फिक्स वर्ड नहीं है। ये जो एग्जेक्टिव है ये जनरल एग्जेक्टिव है। अगर जनरल एग्जेक्टिव है तो आर्टिकल द नहीं लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, आर्टिकल ए लगाओगे। योर मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड ए ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट। जो तुम्हारा मोटिवेशनल स्पीच है उसने मेरे बच्चों के ऊपर एक गहन प्रभाव छोड़ा। सेंटेंस ये कहना चाहता है, यहाँ पे जो सेंस देना है ना वो एक का सेंस देना है, मतलब जनरल सेंस देना है कि एक गहन प्रभाव छोड़ा। तो यहाँ पे आर्टिकल द की जगह आर्टिकल ए आपको डालना पड़ेगा। अगर आर्टिकल द लगाओगे तो ऐसा लगने लगेगा कि किसी स्टूडेंट के ऊपर फिक्स प्रभाव दिया। फिक्स प्रभाव नहीं है। हम कैसे बोलते ना कि तुम्हारे यार जो मोटिवेशनल स्पीच रही ना उसने एक अच्छा खासा प्रभाव डाला। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव डालना एक का सेंस देना है, यहाँ पे सेंस नहीं देना है कि आपको फिक्स प्रभाव डाला है। मतलब ये जो इफेक्ट है वो भी फिक्स नहीं है, ये जनरल है। तो जनरल के सेंस में आप आर्टिकल ए लगाओगे क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, टू इंप्रूव योर वैकेबलरी वन थिंग दैट यू शुड डू इज टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। याद है ये फैक्ट बेस्ड डेटा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं ना उनके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। 56 है, द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स फ्रॉम वन एंड टू अदर। अच्छा एक चीज याद रखना, एक फ्रेज याद रख लेना, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ये होता है हमेशा, ठीक है। तो ये फ्रेज आप याद कर लेना। यहाँ पे आर्टिकल द मिसिंग है तो टू के बाद यहाँ पे आर्टिकल द आपको लगाने की जरूरत है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे निकलेंगे। हिज मदर होप दैट बंटी वुड ग्रो अप टू बी द वाइज एंड फेमस मैन। देखो एक वाइज और फेमस मैन उसको बनना है, तो उसकी माँ उम्मीद क्या कर रही थी कि बंटी बड़ा होगा और वो एक वाइज और फेमस मैन बनेगा, बुद्धिमान और प्रसिद्ध मैन बनेगा। तो यहाँ पे एक डालना है। यहाँ पे ये मैन को कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आप फिक्स कर रहे हो। तो जो एग्जेक्टिव वाइज और फेमस लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा नहीं है कि इसको डेफिनेट कर रहा है मैन को। तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाना है, आर्टिकल ए लगाना है। और हिंदी के हिसाब से मीनिंग समझो कि जो बंटी की माँ है वो ये उम्मीद कर रही थी कि उनका बच्चा जो है वो बड़ा होकर एक फेमस प्रसिद्ध आदमी बनेगा और वाइज आदमी बनेगा। तो एक प्रसिद्ध और वाइज आदमी बनेगा, ये उसकी माँ जो है उम्मीद कर रही थी। तो यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा आपको आर्टिकल द की जगह पे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं, टू इंप्रूव योर वैकेबलरी वन थिंग दैट यू शुड डू इज टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा सेम आ गया, इसके आगे चलते हैं। इट वॉज लाइक रीडिंग ए ओपन बुक। ओपन, ओ आ से लेके आ तक साउंड है तो ए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं। दिस टाउन हैज एन एंशिएंट टेम्पल एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल सो मेनी टूरिस्ट कम हियर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो एक लिखा है ना एन एंशिएंट टेम्पल, इसको जोड़ा गया है ब्यूटीफुल वाटरफॉल के साथ। तो दो वाटरफॉल होता है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और दो अलग अलग नाउन है जो अपने डिस्क्रिप्टिव वर्ड के साथ आर्टिकल के साथ आए हैं। और इधर का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर इधर के स्ट्रक्चर के साथ पैरेलल नहीं है। यहाँ पे आपको आर्टिकल ए लेना पड़ेगा सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कि दिस टाउन हैज एन एंशिएंट टेम्पल। इस टाउन के अंदर मतलब एक एंशिएंट टेम्पल है और एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। 63 है, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। उसने मुझे ऑलरेडी मैसेज भेज रखा है और इस मैसेज के विषय में डिस्क्रिप्शन देखो काफी बड़ा है। यह है आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इस मैसेज के विषय में आगे की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई कि ये कौन सा मैसेज है, कि ये पर्टिकुलर मैसेज है। ये मैसेज कौन सा है, कोई जनरल मैसेज नहीं है, ये वो फिक्स मैसेज है जिसके अंदर ये बताया गया था कि थर्सडे को उसका आना शेड्यूल्ड है। तो यहाँ पे इस मैसेज के पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन इस मैसेज को फिक्स कर रहा है। और फिक्स कैसे कर रहा है, क्योंकि इसके आगे पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस मैसेज के विषय में कि ये कोई जनरल मैसेज नहीं है। हम उस मैसेज की बात कर रहे हैं जिस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि थर्सडे को उसका अराइवल शेड्यूल है। इस वजह से मैसेज के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वॉज वास्को डिगामा। देखो जो पहला यूरोपियन सेलर आया था वो पहला था, मतलब पहला तो पहला होता है, जनरल तो हुआ नहीं ना, पहला तो पहला हुआ। तो आर्टिकल ए की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वॉज वास्को डिगामा। 65 है, वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ।
देखो जो स्पाइस है ना उसके आगे ये दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन, तो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी क्या है? स्पाइस है, लेकिन किसकी स्पाइस है? लाइफ की स्पाइस है। तो ये जो स्पाइस है इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसके आगे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। 66 है द किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंडन टुडे फॉर ए 3 days विजिट। देखो कंफ्यूज कैसे किया गया है, किंग जॉर्ज कार्लोस की बात कर रहे हैं, कहाँ के कार्लोस की बात कर रहे हैं? स्पेन के किंग जॉन कार्लोस की बात कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। देखो जैसे ही आपने नाम लगा दिया ना जॉन कार्लोस, तो अपने आप में राजा फिक्स हो गया, नाम दे दिया आपने, फिक्स हो गया, तो एडिशनल आर्टिकल द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसे समझो कि मान लो स्पेन के अलावा, मान लो स्पेन के अलावा मैंने ले लिया इंग्लैंड, मैंने ले लिया अमेरिका, कंसेप्ट समझिएगा, मैंने ले लिया अमेरिका, मैंने ले लिया इंडिया, इन सब के अगर राजा का नाम जॉन कार्लोस हो, अगर इन सब के राजा का नाम जॉन कार्लोस हो, और उस केस में अगर हम यहां पे मेंशन कर रहे हो कि स्पेन वाला किंग जॉन कार्लोस आया है, तब हम आर्टिकल द लगाएंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन रियल लाइफ में ये होता नहीं है कि एक ही आदमी जिसका नाम हो, अलग अलग देशों का राजा हो, और फिर हमें पर्टिकुलर देश के राजा को फिक्स करके बताना हो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपने किंग के साथ जॉन कार्लोस लिख दिया ना, तो अपने आप में फिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और मैं ये लिखूं किंग ऑफ स्पेन, तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर आपको लगाना पड़ेगा द किंग ऑफ स्पेन। राजा तो आया, कहां का राजा आया? किंग का, लेकिन जैसे ही आपने उस किंग का नाम यहां मेंशन कर दिया तो आर्टिकल द यहां से आप रिमूव कर लो, अदरवाइज सेंटेंस सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो आर्टिकल द लगा के आप ये बता सकते हो कि स्पेन का राजा आया है। नाम अगर आपने आगे लिख दिया तो भी फिक्स हो गया, तो चाहे ये इस्तेमाल करो चाहे ये इस्तेमाल करो, दो में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वाले पार्ट में एरर है, सेंटेंस को करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है आई वॉज एट लॉस। एट ए लॉस, ये फ्रेज याद है, आई वॉज एट ए लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मैं बिल्कुल असमंजस में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूरा खो गया था, ठीक है। तो आई वॉज एट ए लॉस एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और क्या किया जाए मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई। फ्रेज याद रखिएगा, फ्रेज का क्वेश्चन है। 68 आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ ए साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स। अब देखो एन के साथ लिखा हुआ है बेल्स, तो आर्टिकल ए और एन जब आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, प्लूरल के साथ आता नहीं है। प्लूरल के साथ नहीं आता है तो बेल्स को आप बेल कर लो। 69 है आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे। आई वॉज, मैं पहला था, आई वॉज द फर्स्ट, मैं पहला था, आई वॉज द फर्स्ट, ये एग्जेक्टिव है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जब एग्जेक्टिव की तरह काम करे, ऑर्डिनल होता है, इसके पहले आर्टिकल द लगाता है। तो अगर मैं पहला था तो मैं फिक्स था, तो आई वॉज द फर्स्ट आर्टिकल द के साथ इस्तेमाल करोगे। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन एशिया। देखिए क्वेश्चन आया था, तो एक बात आपको याद रखना कि जो लेक के नाम होते हैं, लेक के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हो, और यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, अपने आप में पूरी तरीके से सही है। उसके बाद कहीं ज़रूरत ही नहीं है, तो सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। इस सेंटेंस में नो एरर है, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन। देखो ग्रेटर है, ग्रेटर के साथ द तब तक नहीं लगाते हो जब तक द प्लस ई आर प्लस ऑफ, मतलब दो में से एक को बेस्ट ना बताना हो, तब तक आप ग्रेटर के साथ द नहीं लगाते हो। ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ, और ई आर और देन दोनों इस्तेमाल है, इसका मतलब आर्टिकल द को सिर्फ हटाना है, तो सेकंड पार्ट से आर्टिकल द को हटा दो। 72 है ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाई द कार। देखो ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल, अब यहाँ पे टेम्पल के पहले आर्टिकल द लगाया गया है। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो टेम्पल जो है पैदल नहीं गया है, ही वेंट देयर बाय कार, वहां पे कार के साथ गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जैसे मैं वहां पे देख रहा था तो एक बात मेरे को समझ में आया कि ये यार एक तो डाउट का पोजीशन ये है कि टेम्पल के पहले आर्टिकल द लगाए या ना लगाए, लेकिन जैसे ऑप्शन थर्ड मैंने देखा तो मैं यहाँ थोड़ा डाइसी हो रहा था कि टेम्पल के पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा, यार कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। पर जैसे यहाँ पे देखा तो मुझे याद आ गया, यार हमने बताया था कि बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन होता है, इनके बीच में आर्टिकल द नहीं लगाते हो, मतलब पता चल गया कि मेरे को एरर यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे आर्टिकल द का यूज के सही है कि ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, वो पैदल नहीं गया, ही वेंट देयर बाय कार।
अब यहाँ पे ये जिक्र नहीं है कि टेम्पल पूजा करने के लिए जा रहा था, अगर टेम्पल किसी से मिलने के लिए जा रहा था, तो एरर हमें यहाँ पे सीधे सीधे मिल गया। तो एरर यहाँ पे सीधे सीधे मिल गया, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन होता है, आर्टिकल द इसके साथ नहीं इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन अगला 73, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लीजर known particularly regarding speed and stealth with which the negotiation were completed। देखो गवर्नमेंट के पहले अगर आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो बहुत जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि जहां जहां की गवर्नमेंट है उनमें से कोई भी गवर्नमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पहले आपको आर्टिकल द लेना पड़ेगा, ताकि इसका ये मीनिंग निकाला जा सके किसी पर्टिकुलर देश के गवर्नमेंट ने इस तरीके का डिसीजन लिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल द लगाना है। फिर देखो 74 में गवर्नमेंट के पहले आवर लगा दिया गया, तो द लगाते हो तो फिक्स हो जाता है, और आवर जैसे लगाया तो फिक्स हो गया कि हम अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आवर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स कैपेसिटी टू मूव अवे फ्रॉम ए ऑलरेडी। फ्रॉम ए ऑलरेडी, ऑलरेडी लिखते हो ना, अ से अह का साउंड आता है, तो एन ऑलरेडी ऑब्सोलीट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अब अगर इसकी हिंदी मतलब नहीं पता है तो कुछ कुछ चीजें तो सेंटेंस के अंदर ना ऐसे क्लोजली दिखाई देती रहती है, यार यहाँ पे एरर है। 75 पे वी मे ओनली बी हेयर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, तो फ्रेज होता है ब्लिंक, पलक झपकते ही, ब्लिंक ऑफ आई होता है। इसके बीच में जो एन लगा हुआ है ना, ये जबरदस्ती का लगा दिया गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, फ्रेज से रिलेटेड है, और इसमें जो एरर है वो फ्रेज का एरर है। ब्लिंक ऑफ आई होता है, ब्लिंक ऑफ एन आई नहीं होता है। बात करें, फॉर ए मैन टू चेंज रेडिकली फंडामेंटली देयर मस्ट बी ए माउंटेन इन ए एवरी ब्रेन सेल ऑफ हिज माइंड। इन ए एवरी, जब एवरी लिखते हो तो आ से आहा का साउंड आता है, तो इन एन एवरी ब्रेन सेल्स ऑफ हिज माइंड, तो वहां पे जो आर्टिकल है ना, ए की जगह आपको एन डालना पड़ेगा। 77 है, एजुकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आ से लेके आहा तक साउंड है, तो एन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयर फॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। हिंदी मतलब बता दूं क्या मैं, एजुकेशन जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो जो नॉलेज इंपार्ट करता है, इस वजह से इनडायरेक्टली वो पावर को कंट्रोल करता है। 78 है क्वेश्चन नंबर, एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो ए नहीं होना चाहिए, द होना चाहिए। देखो इस पेज के जितने भी क्वेश्चन है कितने आसान आसान से, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में। कई बार बच्चों को लगता है यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं, ग्रामर का बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आता है। रीजनल एनेस्थीसिया ब्लॉक्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एमंग ए टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। लिखा है ए टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आप किसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि कौन सा पार्ट है, टारगेटेड पार्ट है, तो टारगेटेड पार्ट बॉडी का जनरल तो हो ही नहीं सकता ना, तो फिर तो फिक्स हो गया। क्योंकि अब मान लो कि अगर पूरे शरीर में किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हो और हम बोल रहे हैं इस टारगेटेड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने फिक्स कर लिया। मान लो एक से ज्यादा पार्ट भी अगर आप टारगेट कर लिए हो तो आप टारगेटेड पार्ट्स लिख सकते हो। तो जैसे ही आप पार्ट्स, बॉडी के किसी पार्ट को टारगेट कर लेते हो तो वो फिर फिक्स हो जाता है। तो द टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझ में आई बात। रीजनल एनेस्थीसिया ब्लॉक्स ट्रांसमिशन, रीजनल एनेस्थीसिया जो करता है ट्रांसमिशन, नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो ब्लॉक कर देता है। कब, जब टारगेटेड पार्ट जो होती है बॉडी की, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसका जो भी बॉडी का जो टारगेटेड पार्ट है, जैसे उसे टारगेट किया जाता है वहां पे पूरा का पूरा जो है वो ब्लॉक कर देता है, तो कोई ट्रांसमिशन ही नहीं होता है। सेंटेंस ये कहना चाहता है। तो टारगेटेड पार्ट है, टारगेटेड पार्ट है मतलब फिक्स पार्ट है, तो आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, सॉरी, टू राइट ए पोयम आई नीड ए पेन, ए डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस। देखो ये पैरेललिज्म का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा आपको कि रिदम के साथ जाना पड़ता है। ए पेन, ए डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस, नहीं, ए क्वाइट प्लेस, एक शांति का जगह चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको फिक्स स्पेस चाहिए। तो जो सेंटेंस कहना चाहता है कि एक पोयम लिखने के लिए मुझे एक डायरी चाहिए, ठीक है, एक पेन चाहिए और एक शांति वाला, शांति भरा स्थान चाहिए। तो यहाँ पे आपको जनरल सेंस कन्वे करना है, तो द की जगह आपको आर्टिकल ए लेना है। 81 है, डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। देखो एग्जामिनेशन जो होती है, एग्जामिनेशन मैथ का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो, मतलब डेफिनेट सेंस में, फिक्स सेंस में बात कर रहे हो। एग्जामिनेशन किसका है, इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, तो एन की जगह जो आर्टिकल यूज करना पड़ेगा आपको, आर्टिकल द इस्तेमाल करना पड़ेगा। डज द इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। अगर आप इसको ऐसे लिखते डज, अब यहाँ पे इंग्लिश
के साथ एन लगा हुआ है। डज एन एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock, तो उस केस में अगर आप इंग्लिश हटा दो तो एग्जामिनेशन जो होता है, जब भी आप डिस्कशन में भी लाते हो ना, तो यार उस टाइम पे फिक्स एग्जामिनेशन की बात कर रहे होते हो। तो अगर इंग्लिश नहीं होता ना, तो भी उस टाइम पे आप मतलब जब भी एग्जामिनेशन के साथ कुछ ना कुछ सेंटेंस के अंदर और वर्ड जोड़ के ही बनाते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझना पड़ेगा, किसी जनरल एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे हो, इंग्लिश एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, मतलब आपको डेफिनेट सेंस में बात करनी है, तो आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, सिंस ए मीटिंग ड्रू टू ए क्लोज आई रियलाइज दैट पीपल वर नॉट रियली लिसनिंग टू मी। अब देखो, ए मीटिंग, अगर कोई जनरल मीटिंग अगर क्लोज हुई हो, अगर कोई जनरल मीटिंग क्लोज हुई होगी, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारी मीटिंग होती है, अगर मैं किसी बात की चर्चा कर रहा होता तो मुझे कैसे समझ में आता कि मैंने रियलाइज़ किया कि लोग मुझे सुन नहीं रहे थे। मतलब मैं किसी फिक्स मीटिंग की बात कर रहा होगा ना, कि उस मीटिंग में लोग मुझे सुन नहीं रहे थे यार, जब पता चला। तो यहाँ पे आपको ए मीटिंग की जगह द मीटिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी फिक्स मीटिंग के सेंस में ही डिस्कशन कर रहे हो तुम, बातचीत ये जो कह रहे हो वो किसी फिक्स मीटिंग के सेंस में ही कर रहे हो। द बॉथ चिल्ड्रेन, अब जैसे ऑल और बॉथ के बाद पहले आर्टिकल द नहीं लगाते, ऑल और बॉथ के बाद आर्टिकल द लगाते, तो बॉथ को इधर रखो, आर्टिकल द को इधर रखो। ये एग्जेक्टिव का क्वेश्चन है, और अगर आर्टिकल से रिलेटेड है तो आर्टिकल में भी मिलेगा। 84 है, सी बिहेव्स इन सच ए कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। अब यार देखो, सी बिहेव्स इन सच ए कॉर्डियल मैनर होता है, जो ए लगा हुआ ना, ये एडिशनल लगा हुआ है। रिदम के साथ पढ़ने में हो सकता है सही लग जाए, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल ये है ना, फर्जी का लगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाया गया है। सच ए कॉर्डियल मैनर, ये यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, ए टालिस नहीं होना चाहिए, द टालिस होना चाहिए। देखते देखते ही पता चल रहा है, इसमें तो यही सीधे सीधे एरर है। डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर ए आवर, ए आवर नहीं होता, एन आवर होता है। क्या होता है? एन आवर होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है एन आवर वाला, फॉर एन आवर भी ऑप्शन में एरर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 87 में जैसे ही आप इस हिस्से पे आते हो ना, सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन, यहाँ पे बात हो रही है सेलिंग की, लेकिन किसके सेलिंग की बात हो रही है? फेक मेडिसिन की सेलिंग की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि सेलिंग जनरल सेलिंग नहीं है, फिक्स सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है वो फेक मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है। तो ऑफ लगा के डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है, इसका मतलब है आर्टिकल द का यूज यहाँ पे होना है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। देखो सेंटेंस ये कहना चाहता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक ही डिसेंट ड्रेस है। तो ऐसे केस में ये जो दैट लगा के आई हैव लिखा हुआ है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन होने के बावजूद भी इसका जनरल सेंस मतलब एक का सेंस यहाँ पे कन्वे करना है, तो आर्टिकल द नहीं लगाना है यहाँ पे। जब आपको फिक्स सेंस कन्वे करना है ना, तब लगाना होता है। तो दिस इज ओनली ए डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव, मतलब मेरे पास बहुत सारी डिसेंट ड्रेस थी, बट अब बची सिर्फ ये एक रह गई है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है एक के सेंस में। तो एक के सेंस में डिसेंट के साथ आपको आर्टिकल ए लेना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन लगा के अगर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, तो ऐसे केस में हमको जो इस्तेमाल करना होता है वो आर्टिकल द का, अगर फिक्स सेंस दे रहा हो। तो कुछ कुछ जगहों पे समझना पड़ता है कि अगर वो फिक्स सेंस नहीं दे रहा है ना, तो एक के सेंस में आपको आर्टिकल ए लगाने की जरूरत है, आर्टिकल द नहीं। तो आपको सेंटेंस पढ़ के थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि नहीं ठीक है, वहां पे डेफिनेट सेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कुछ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है, और ये प्रैक्टिस करने से ही सही होगा। द कैप्टन स्कोर्ड ए सेंचुरी इन ए सेकेंड इनिंग। देखो फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग होती है तो यहाँ पे ए नहीं लगाते हैं, द सेकेंड इनिंग लगाते हैं। सेकेंड इनिंग आपकी फिक्स होती है, और इसी वजह से आपको द लगाने की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट सेकेंड या ऑर्डिनल नंबर है, इनके साथ आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड, एन चीप डंपिंग ग्राउंड। तो यहाँ पे आप चीप के साथ एन इस्तेमाल कर रहे हो, तो पता तो चल रहा है कि सीधे सीधे एरर है, क्योंकि चीप कैसे लिखते हो? चीप क से लेके ग तक आता है, तो ए चीप डंपिंग ग्राउंड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो द सी हैज बिकम ए चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो बोला जा रहा है कि जो सी है वो एक सस्ता डंपिंग ग्राउंड बन गया है सभी वेस्ट प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे जनरल मैसेज कन्वे हो रहा है, इस वजह से आपको ए लेने की जरूरत है। आर्टिकल 91 है, और 91 है आपका फोर ऑफ अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल मिसिंग है। तो फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नियर लार्ज रिवर्स। ये बोला जा रहा है कि जो सिविलाइजेशन अर्लियर, बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, लेकिन चार जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की, दुनिया की, वो रिवर के बैंक्स पे, मतलब उनके किनारों पे बसा हुआ है।
इसके बाद 2 क्वेश्चन और है जो ये दोनों के क्वेश्चन आपके 22 में आए, 2022 के मेंस एग्जाम में आए हैं। एक क्वेश्चन आया था, इज द एबोमिनेबल, ये मेंस का दोनों क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इज द एबोमिनेबल स्नोमैन ए फिक्शन ऑफ द माउंटेनियर्स इमेजिनेशन। लिखा है इज द एबोमिनेबल स्नोमैन ए फिक्शन ऑफ द माउंटेनियर्स इमेजिनेशन। ये देखो फिक्शन है, लेकिन किसका फिक्शन है? डिस्क्रिप्शन एडेड है ऑफ द माउंटेनियर्स इमेजिनेशंस की। तो यहाँ पे आर्टिकल ए लेने की जगह द फिक्शन ऑफ लेना पड़ेगा। इज द एबोमिनेबल स्नोमैन, ये किसी पोयम की, किसी मूवी की, या ABCD कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो। और मुझे लगता है कि जब बच्चा अपियर होता है तो उसे भी नहीं पता होता कि पोयम है या किसी मूवी का नेम है। तो बात हो रहा है इज द एबोमिनेबल स्नोमैन द फिक्शन ऑफ द माउंटेनियर्स इमेजिनेशन। क्या ये जो माउंटेनियर्स लोग होते हैं उनके इमेजिनेशन का एक फिक्शन है? ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, ही वेंट टू द बेड विथ ए स्लाइट फीवर। वो देखो बिस्तर पे गया, बिस्तर पे यहाँ पे देखो अगर उसको थोड़ा फीवर है तो सोने के लिए गया है। तो बेड का इस्तेमाल अगर उसके प्राइमरी पर्पज के लिए किया जाता है तो आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। ये दो के दोनों क्वेश्चन आपके 2022 CGL मेंस के हैं, CGL मेंस के। 2022 में जो CGL मेंस का पेपर हुआ था, एक्चुअली वो 2020 का पेपर हुआ था। तो दिस इज द लास्ट अपडेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आया और बहुत आसान क्वेश्चन था। एक तो ऑफ लगा के आपको पहले से डिस्क्रिप्शन दिया था, द लगाना था, और एक आपका जो कंसेप्ट पूछा गया था वही कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, इन सब जगहों पे अगर उनके प्राइमरी पर्पज से जाते हैं तो आर्टिकल द का इनके साथ इस्तेमाल नहीं होता है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि आपके CGL के एग्जाम में, चाहे CHSL हो, चाहे CPO हो, चाहे MTS हो, चाहे स्टेनो हो, उनमें किसी भी तरीके का आर्टिकल का जो क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस है। आई होप कि इनसे आपका काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस इंप्रूव हुआ होगा।